हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के एग्जाम के लिए जो टीचिंग मेथडोलॉजी का पोर्शन आना है 100 मार्क्स का, उसकी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं जी। धीरे धीरे जब जब तक डेट आएगी तब तक हम कंप्लीट भी कर लेंगे। एंड फर्स्ट क्लास ये आपकी रहेगी आपके डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के 100 मार्क्स के लिए। जो जो क्लासेस मैं लूँ, जितनी क्लासेस लूँ, देखो ऑलरेडी एनआईओएस वगैरह की क्लासेस ले रखी हैं, आप उनसे नोट्स मत बनाइएगा, आप उनको सुन लीजिएगा, क्योंकि अराउंड 150-160 वीडियोस ऑलरेडी हैं आपके डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के प्लेलिस्ट में, राइट। वो सारी चीजें आपने सुननी है ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चला जाए, ओके। बाकी आप जो नोट्स बनाएंगे वो ये जो क्लासेस मैं लूंगी इनसे प्लस इन्हीं में जो मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगी उनसे बनाएंगे। पहले हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे एटलीस्ट। बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोगों के पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, तो 2022 के जो पीवाईक्यूज हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के भी हैं और एक जो म्यूनसिप एनडीएमसी करके है या क्या कौन सा है आपके, उसके जो एग्जाम होता है सेम ही सिलेबस है आप लोगों का, तो बहुत सारे पेपर हैं अपने पास। सो कोशिश रहेगी कि पहले 2022 के सारे पेपर हम जो है अच्छे से कवर करें, ताकि हमें एक, आपको भी और मुझे भी एक ब्रॉड आइडिया हो जाए कि किस तरीके का पेपर आता है, ओके, और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद मैं कुछ एक क्लासेस लूंगी, बहुत लिमिटेड क्लासेस होंगी, कोशिश रहेगी 10 से 20 तक क्लासेस हो बस, उससे ज्यादा नहीं। सो ओवरऑल आपकी 40-50 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ये फर्स्ट क्लास है। पहले हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे और पीवाईक्यूज भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और अगर उन्हीं में से कोई क्वेश्चन या उन्हीं में से कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो आपका कवर हो जाए, ओके। अब बार बार ये मत पूछिएगा कि क्या सिर्फ पीवाईक्यूज की क्लासेस होंगी, क्या कॉन्सेप्ट की या थियरी की क्लास नहीं होंगी, तो वो चीजें मत करना। पहले पीवाईक्यूज की होंगी, क्योंकि आप पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही एनालाइज करते हो कि आपने क्या पढ़ना है। अब मैं पहले पीवाईक्यूज देखूं, फिर मैं थियरी रेडी करूं, फिर मैं पहले थियरी करवाऊं, फिर पीवाईक्यूज करवाऊं, पॉइंट नहीं बनता, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। सो आपके पीवाईक्यूज हम पहले कवर करेंगे। हर एक क्लास में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके आए हुए हैं, ओके। सो हम पहले पीवाईक्यूज कवर करेंगे, उसके बाद अब पीवाईक्यूज से भी किसी बच्चे को नोट्स नहीं बनाने हैं, मत बनाना। लास्ट में जो मैं क्लासेस लूंगी 10 से 15 या 20 क्लासेस, वो क्लासेस से या तो नोट्स बना लेना या फिर आप बाद में पीडीएफ ले सकते हो जब भी आपके एग्जाम की डेट आएगी। अभी कोई चीजें नहीं है, ना डी ट्रिपल एस बी के रिलेटेड कोई कंटेंट या पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रही हूं, ना बाकी चीजें। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चंस पे और क्लासेस पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। आई होप आई एम क्लियर विद माई स्ट्रैटेजी कि हमें कैसे पढ़ना है इन 100 नंबर के लिए। आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ये गारंटी हमेशा रहेगी, ओके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, यानी हर क्लास में 100 क्वेश्चंस, तो हर एक क्लास मोस्टली आपको 1 घंटे से ऊपर की ही देखने को मिलेगी। सो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से सुने इन क्लासेस को। मैं जैसे जैसे 1-2 दिन के गैप पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही क्लास रेडी होगी, रिकॉर्ड होते ही मैं अपलोड कर देती हूँ, तो वैसे वैसे आप कोशिश कीजिएगा अप टू डेट रहें। ये ना हो कि आप बाद में बोल रहे हो कि अब 10 दिन में क्या पढ़े, और मैं आपको कह रही हूँ कि यार पीवाईक्यूज तो करने पड़ेंगे, और अब आपके सामने पीवाईक्यूज का भी पहाड़ खड़ा हो गया है कि 25-30 क्लास हो गई हैं। तो वो चीज मत कीजिएगा। जिस बच्चे को टाइम मिले तब की तब वो देख लीजिएगा इन क्लासेस को, एटलीस्ट सुन लोगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, किस तरीके के नहीं कर पा रहे हो, ओके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ये जितनी भी क्लासेस होंगी 40-50 क्लासेस, इनकी ये सेम पीपीटी वाली पीडीएफ बाद में आपको मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। बट मेरा सजेशन हमेशा से यही रहेगा कि अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो इन वाली क्लासेस से नोट्स बनाइए, जो 40-50 क्लासेस आपकी होंगी। ये क्लास नंबर 1 है, ओके। आज की क्लास में हम 2022 का पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं। 7 मार्च 2022 को ये हुआ था पहली शिफ्ट में। एक तो बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हुआ है, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, ओके। कई बार क्या होता है, पीवाईक्यूज जब कम होते हैं तो आपको समझ नहीं आता आप किधर जाओ, क्या करें क्या ना करें, कितना डीपर लेवल पे आएगा। बट अब हमें क्लियरली पता है किस लेवल तक हमें पढ़ना है, वो हमें पीवाईक्यूज के थ्रू अच्छे से और पता चल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो वो मैंने प्रोवाइड की है इस क्लास के अंदर। सो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा ऐसा दोबारा आ जाए तो आपको आता हो, ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थियरी, रिलेटेड टू, आई नॉट रिलेटेड टू,
ओके और दूसरी चीज आप पेन पेपर लेके बैठिए और ये 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए, क्योंकि इन 100 क्वेश्चंस में आपकी पेडागोजी या जनरल साइकोलॉजी तो है ही, उसके साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि प्राइमरी लेवल का है, सो आपका जो NIOS के EVS का मटेरियल है, NIOS का ही लैंग्वेज का जो मटेरियल है, NIOS का एक मैथ्स का भी मटेरियल है, वैसे से क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ वो वाले क्वेश्चन जो एक आधा मैथ्स का होगा वो आपने जो मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर किया होगा उससे सोल्व हो जाएगा, जो आपके अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपके जो जनरल अवेयरनेस में आपने किया होगा उससे सोल्व हो जाएगा। ओके, सो हम कोशिश करेंगे कि हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पे थोड़ा फोकस करें। कौन सा थियरिस्ट जेंडर स्कीमा थियरी से रिलेटेड नहीं है? हेल्वर्सन, कैरोल लिन और आपका ये है कैरोल मार्टिन लिन है ये कंप्लीट नाम, सेंड्रा बेम और आपका सिगमंड फ्रॉइड। हम सबको पता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने तो जेंडर स्कीमा की बात ही नहीं की है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो डेवलपमेंट की भी थियरी दी है, पर्सनालिटी में भी इद ईगो सुपर ईगो की बात की है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि नॉट रिलेटेड अगर पूछा है तो सिगमंड फ्रॉइड हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अब जेंडर स्कीमा यानी जेंडर से रिलेटेड आपके दिमाग में एक स्कीमा बन जाना। स्कीमा वर्ड हमने पियाजे से पढ़ा है, यहाँ पे जेंडर स्कीमा जब हम बोल रहे हैं तो आपको सेंड्रा बेम का नाम याद होना चाहिए, इन्होंने जेंडर स्कीमा थियरी दी है। तो ये थियरी जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन एमलगमेशन आपको नजर आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी और सोशल लर्निंग थियरी का। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी अपनी पियाजे की और सोशल लर्निंग थियरी अपनी बंडूरा की। ओके तो वो चीजें हम बाद में डिटेल में करेंगे, आपको इतना इतना बेसिक आइडिया होगा। ठीक है जी, जेंडर स्कीमा मतलब आप जेंडर से रिलेट कर लेते हो कुछ एक चीजें जिसकी वजह से जेंडर टाइप या स्टीरियोटाइप जो है वो आप बना लेते हो दिमाग में। ओके ये जो जेंडर स्कीमा थियरी है सेंड्रा बेम की, इसके अलावा भी दो और थियरी मेजर हैं जेंडर स्कीमा से रिलेटेड जो जानी जाती हैं। एक है लिबनन और सिग्नोरेला की, और एक है आपकी कैरल लिन मार्टिन की। ओके तो कैरल लिन मार्टिन और हेल्वर्सन इन दोनों ने मिलके एक थियरी दी थी जो वो भी थोड़ी सी फेमस है। तो दो टाइप के जेंडर स्कीमास की बात करते हैं, ये एक इन ग्रुप आउट ग्रुप स्कीमा और दूसरा ऑन सेक्स स्कीमा। ओके सो ये दो चीजें हैं, आपको बस ये थोड़ा आइडिया हो कि अच्छा मार्टिन और हेल्वर्सन जेंडर स्कीमा से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, चलिए एक एक्सपेक्टेशन स्टेट थियरी भी है जिसमें जो कि सोशियोलॉजिकल थियरी है, आप स्टेटस और इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ हायरार्कीज बना लेते हो, सो ये उससे रिलेटेड है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द क्लस्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ, यानी कौन सा जो है यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन इज द क्लस्टर, सेल्फ डेफिनेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ कंसर्न। देखो आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज कर रहे हो तो वो आपकी सेल्फ डेफिनेशन हो जाएगी। ओके सेल्फ मोटिवेशन यानी आपको खुद को जो आप इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उसकी बात हो गई। सेल्फ कंसर्न जो आप अपने और अपने इंटरेस्ट या अपने बारे में जो आप चीजों को लेके चिंतित होते हो वो सेल्फ कंसर्न हो गया। ओके NIOS के मटेरियल से ही ये क्वेश्चन है। सेल्फ, रियल सेल्फ, सोशल सेल्फ, पॉजिटिव सेल्फ, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये आई थिंक इग्नू का मटेरियल भी है। ओके तो इग्नू और ये सारी चीजें मैं बता दूंगी आपको जब थियरी क्लास होंगी। अभी के लिए आप PYQs पे फोकस करो, अगर सेम PYQ या इस तरीके का PYQ दोबारा आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके तो सेल्फ क्या हो गया, एक होल, किसी भी पर्सन के थॉट, फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस, आइडिया, सब कुछ उस पर्सन के बारे में। ओके रियल सेल्फ जो आप एक्चुअल में हो, आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाह रहे हो। ओके सोशल सेल्फ जो आप फैमिली और सोशल रिलेशनशिप के बारे में सोच के या वहां पे जो प्रिटेंड करते हो, वहां पे जो आपका बिहेवियर है। पॉजिटिव सेल्फ आप अपने बारे में जो अच्छे और सेफ और पॉजिटिव चीजें सोचते हो वो चीजें अपने बारे में। सेल्फ कॉन्सेप्ट की आप बात करोगे तो जो कंप्लीट परसेप्शन या आइडियाज हैं आपकी कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज के बारे में, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। सेल्फ एस्टीम इज अबाउट जजमेंट या इवेल्युएशन, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जब जजमेंट या इवेल्युएशन हो अपने ही बारे में तो वो सेल्फ एस्टीम हो गया। सेल्फ एफिकेसी जो कि नाम याद रखना है, एल्बर्ट बंडूरा ने ये वर्ड दिया है। सेल्फ एफिकेसी आप अपने आप में जो बिलीफ रखते हो कि आप क्या करने के काबिल हो, दिस इज माई सेल्फ एफिकेसी कि मैं DSSB PRT का आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आप 100 में से स्कोर कर पाएंगे।
ओके तो सेल्फ एफिकेसी मतलब मान लो एक टीचर का कोई बिलीफ है कि जैसे एक क्वेश्चन हमने ईएमआरएस के दौरान किया था कि एक टीचर का बिलीफ है कि वो डिफिकल्ट लर्नर्स को भी पढ़ा देगा या उनको भी सिखा सकता है, तो वो क्या है, वो उस टीचर की सेल्फ एफिकेसी है। ओके सेल्फ रेगुलेशन आपकी जो एबिलिटी है चीजों को ऑर्गेनाइज करने की, मॉनिटर करने की, अपने बिहेवियर की बात हो रही है सेल्फ की। सेल्फ रेनफोर्समेंट अपने आप के बिहेवियर को या चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए जो आप रिवॉर्ड्स देते हो वो सेल्फ रेनफोर्समेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट व्हाट इज सिंबॉलिक फंक्शन? Symbolic, okay, the ability to use symbols or mental representations or symbols help children to remember and think about them without having them physically present। Exactly, अगर आप चार्ट पे उसको बड़ी सी फोटो दिखा रहे हो कि हाँ ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये कीवी है, तो ये चीजें जो आप दिखा रहे हो वो सिंबल की तरह शो कर रहे हो ना बच्चे को। प्री ऑपरेशनल थॉट वाले पोर्शन में आएंगे वो, ठीक है, तो सिंबॉलिक फंक्शन तो दोनों हो गए, यानी सिंबल को यूज करना या मेंटल रिप्रेजेंटेशन को यूज करने की एबिलिटी, और दूसरा वो सिंबल्स हेल्प करते हैं बच्चों को, वो चीज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसके बाद भी। ओके तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है जी, आंसर आपका बोथ 1 और 2 आ जाएगा। 4 स्टेजेस पियाजे ने दी हैं, सेंसरी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके सो ये एक तरीके से इन्फेंसी वाले पीरियड की बात हो गई। प्री ऑपरेशनल आपका अर्ली चाइल्डहुड हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपका मिडिल चाइल्डहुड हो गया, और ये आपका एडोलेसेंट वाली स्टेज हो गई। ओके डैश इज द रेसिप्रोकल एंड्यूरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। सो इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा बिल्कुल, और केयर गिवर जो उसकी ध्यान रखता है, उसकी मदर लगा लो या फादर लगा लो या जो भी प्राइमरी केयर गिवर हैं, दादा दादी पास में जो रहते हैं वो लगा लो। ओके सो क्या चीज रेसिप्रोकल होती है? रिप्लेसमेंट इज द रेसिप्रोकल, पनिशमेंट इज द रेसिप्रोकल, एग्रीमेंट या अटैचमेंट? ऑब्वियस है ना, देखते ही समझ आ रहा है कि भाई अटैचमेंट आना चाहिए। अटैचमेंट रेसिप्रोकल है, बच्चे को माँ से, माँ को बच्चे से अटैचमेंट होती है। ओके तो ये एक टाई की तरह रहेगा, एक जो नोट उन दोनों को जोड़ के रखता है वो क्या है? रेसिप्रोकल, वो अटैचमेंट है, दोनों को एक दूसरे से है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ? तो चाइल्ड बर्थ में कितनी स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं? 5, 2, 4 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 4 आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहली डायलेशन स्टेज, यानी जब बच्चा आपके पेट में है, उसके बाद जब आपको लेबर पेन शुरू होगा। कई बार चाइल्ड बर्थ को लेबर भी बोल दिया जाता है। सो लेबर की कितनी स्टेजेस हैं? बट लेबर की स्टेजेस में यूजुअली हम 3 लगा के चलते हैं, क्योंकि ये रिकवरी स्टेज उसके बाद की बात हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपसे चाइल्ड बर्थ पूछा जा रहा है या लेबर पूछा जा रहा है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, तो विजाइना के ऊपर जो अंदर जाके सर्विक्स होता है उसकी ओपनिंग, वो 10 सेंटीमीटर तक उसका खुला होना जरूरी है, तब जाके जो है वो बच्चे की नॉर्मल या वेजाइनल डिलीवरी। वैसे तो नॉर्मल शुडंट बी द यूज, यानी वर्ड नॉर्मल होना ही नहीं चाहिए, वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी होना चाहिए। सो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना जरूरी है, ताकि बच्चा उसके थ्रू पास हो सके। ओके फर्स्ट स्टेज जो है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे वहां से शुरू होता है ये आपका फर्स्ट स्टेज, और जब वो कंप्लीट फुल्ली डायलेटेड हो जाता है, फुल्ली ओपन हो जाता है, तब तक की स्टेज को हम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स बोल रहे हैं। देन बेबी डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद प्लेसेंटा भी डिलीवर होता है। अगर आप सिजेरियन करवा रहे हैं तो उसके अंदर प्लेसेंटा वहीं ऑन द स्पॉट तभी डिलीवर हो जाता है या तभी निकाल लिया जाता है। ठीक है, देन रिकवरी, वो आपका 4th स्टेज रहेगा। सो रिकवरी भी चाइल्ड बर्थ वाली स्टेजेस में इंक्लूडेड रहेगी, बिकॉज जैसे ही वो मान लो सिजेरियन भी है तो भी वो जो भी ऑपरेशन या चीजें होनी है, तो उसके जस्ट बाद का जो पीरियड है, यानी वो लगा लो आप प्लेसेंटा, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में आपका प्लेसेंटा वो डिलीवर हो गया, उसके बाद जो चीज शुरू होती है वो रिकवरी का फेज शुरू होता है। आपके बॉडी ऑर्गन्स जो पूरे 9 महीने में चेंज हो गया था, जिनका शेप साइज सब कुछ, वो वापस से अपनी पोजीशंस पे आने की कोशिश करते हैं, शुरू हो जाता है वहां से। ओके सो ये जो है लाइफ साइकिल कैसे बिगिन, बर्थ के टाइम पे जो बिगिन होती है, तो 7 फंक्शनल स्टेजेस जो है लाइफ की कई बार मानी जाती हैं।
प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, अडल्टहुड और आपका ओल्ड एज। कई बार प्रीनेटल, नियोनेटल तो आपको पता होता है, आपको पेरीनेटल नहीं पता होता, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग 22 हफ्ते जब कंप्लीट हो गए जेस्टेशन के, यानी बच्चा जब कंसीव हो गया और पेट में है, जब बच्चा पेट में 22, पेट इन द सेंस यूट्रस में 22 हफ्ते उसने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद से लेके बर्थ के 7 दिन तक, तो वो जो पीरियड है बीच में, दैट इज पेरीनेटल। सो आपको प्री, पेरी, नियो, इन तीनों का पता होना चाहिए। प्री मतलब पहले, सारे प्रेगनेंसी के सारे पीरियड को हम प्रीनेटल बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद के सारे पीरियड को या बर्थ से लेके 28 दिन ये जैसे बोल रखे हैं उसको हम नियोनेटल बोल रहे हैं। बट अगर 7 दिन की हम बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा जी, पेरीनेटल हो जाएगा। Next question, which of the following mnemonic strategies for the development of middle age children is correct? ठीक है, 5 से 6 साल का बच्चा कैन डू एक्सटर्नल मेमोरी एड्स, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट डू ग्रुपिंग अंटिल एट लीस्ट द एज 10 years, 4 years old do conscious repetition. So mnemonic strategy आप कहाँ यूज कर सकते हो वो आपसे पूछा गया है। आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो आपका करेक्ट है, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप जो है न्यूमोनिक्स के थ्रू या चीजों के थ्रू याद करवा सकते हो, वो स्ट्रैटेजी यूज हो सकती है, ठीक है। ये बात भी सही है कि मोस्टली बच्चे जो ग्रुपिंग है वो 10-1 साल पे शुरू करते हैं, उससे पहले कई बार ग्रुपिंग में वो नहीं आ पाते, या तो हम ये स्ट्रैटेजीज नहीं यूज कर पाएंगे वाली सिचुएशन, ठीक है। तो वो ग्रुपिंग में ही नहीं आ रहे हैं। 4 year old जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिपीट नहीं करता है, तो वो इसको आप एक न्यूमोनिक स्ट्रैटेजी की जब आप बात कर रहे हो वो यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगी, ये मिडिल चाइल्डहुड के टाइम पे यूज हो पाएगी। तो ये 4 year old जो है वो यहाँ पे गड़बड़ है। Which of the following is the benefit of friendship for the children? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है कि आपको पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, आपको सोचनी है ये चीजें कि फ्रेंडशिप का जो बेनिफिट है बच्चों में वो क्या रहेगा। बच्चे इंजॉय कर पाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में ज्यादा, ऑब्वियस है। फ्रेंडशिप एक सोर्स है हेल्प और सेल्फ वैलिडेशन का, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कि बच्चे ज्यादा इंजॉय करेंगे। फ्रेंडशिप का यही फायदा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज्यादा इंजॉय करते हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और फ्रेंडशिप्स जो हैं वो आपको काम आने पे हेल्प भी करती हैं और एक सेल्फ वैलिडेशन भी प्रोवाइड करती हैं। बाय विच प्रोसेस इन्फेंट और केयर गिवर कम्युनिकेट इमोशनल स्टेट्स टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। सो केयर गिवर में आप ना माँ को लगा के चला करो और ज्यादा रिलेट कर पाओगे चीजों को। सो माँ और जो बच्चा है वो इमोशनली कनेक्ट कैसे कर पाता है, सेपरेट रेगुलेशन से, यानी बच्चा अपने इमोशंस रेगुलेट कर रहा है, मदर अपने, या डिटैच्ड रेगुलेशन, डिस्टिंक्ट रेगुलेशन, या म्यूचुअल। ऑब्वियसली जब आप मदर और बच्चे की बात कर रहे हो एवरीथिंग इज म्यूचुअल, मदर को भी बच्चे की जरूरत है, बच्चे को भी मदर की जरूरत है, तो वो म्यूचुअल रेगुलेशन होगा जब इमोशंस की बात आएगी। ओके तो जो सेपरेट, डिटैच्ड या डिस्टिंक्ट है, इसमें इंडिपेंडेंट इमोशनल मैनेजमेंट हो रही है। जो छोटा बच्चा इंडिपेंडेंटली इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता, आपको उसकी हेल्प करनी पड़ती है। Which of the following state of arousal in infancy is correctly matched with their movement? Okay, irregular sleep, muscles twitch हो जाएगी बट कोई मेजर मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी। alert inactivity, so alert inactivity में आप क्वाइट चुपचाप वाली मूवमेंट होंगी, हाँ इधर उधर देख लिया, हाथ पैर घुमा लिए, वो चीजें। सो आप अलर्ट है बट इनएक्टिव है वाली सिचुएशन। ओके तो दोनों चीजें सही हैं। इरेगुलर स्लीप आप देखेंगे, सो इन्फेंट्स में इरेगुलर स्लीप्स जो है वो मसल ट्विचेस बट कोई मेजर मूवमेंट्स नजर नहीं आते, तो माइनर मूवमेंट्स या माइनर एक्टिविटी आपको नजर आएगी। अलर्ट इनएक्टिविटी में भी इन्फेंट जो वो फोकस्ड मूवमेंट होगी, कहीं देख रहे हैं पर्टिकुलरली, उतना ही उन्होंने मुंह घुमाना है, उधर देखना है, तो वो चीज है कि अलर्ट बट इनएक्टिव हुआ आप उस टाइम पे। ओके तो बहुत कम एक्टिविटी आपको नजर आएगी यहाँ पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट, मतलब मैंने 2-3 पेपर करे हैं अभी तक, पीपीटी बनाई है उनकी 2 पेपरों की, उन दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये स्केल जो इन्फेंट डेवलपमेंट का है, इनफैक्ट ये टोडलर के डेवलपमेंट का भी है, तो इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट का स्केल है ये। सो आपको बेले का जो ये स्केल है इसका नाम पता हो, इन्फेंट और टोडलर के लिए है ये पता हो। अब इन्फेंट के लिए है 3 महीने पे बच्चा अपनी बैक से साइड पे, साइड से बैक पे आ पा रहा है या नहीं, एक ही साइड है, टर्न्स फ्रॉम बैक टू साइड,
ठीक है, तो आप जो है ऐसे लेटे हुए थे, क्या ऐसे उल्टे लेट के बच्चा वो होता ना पेट के बल आ पा रहा है या नहीं, और 9 मंथ पे जो है वो खड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों ही जो पेयरिंग है वो करेक्ट है, पता कर पाओगे। बेले का जो स्केल है इन्फेंट और टोडलर डेवलपमेंट का, वो एक्सटेंसिव फॉर्मल डेवलपमेंट असेसमेंट टूल है। ठीक है, सो अर्ली चाइल्डहुड में डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीजें पता करने के लिए ये स्केल परफेक्ट है। ओके, नोम रेफरेंस असेसमेंट आपको नजर आएगी। पहला जो स्केल है वो 1969 में जो है आपको देखने को मिला था। उसके बाद करंट अब फोर्थ वर्जन इसका आया हुआ है, 2019 में आया था। सो फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा टाइम सेविंग आपको ज्यादा नजर आएगा। आप ध्यान रखिएगा, जब हम शुरुआत में स्केल बनाते हैं आपको बहुत ज्यादा आइटम्स उसमें नजर आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है, आइटम्स ही बोल देते हैं हम उनको। और धीरे धीरे करके जब मॉडिफिकेशन होती है तो आप थोड़े और प्रिसाइज और एक्यूरेसी की तरफ जाते हुए आपकी टाइम भी बचाते हो आप, और आपका जो है वो स्केल भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ओके, 30 to 70 मिनट जो है वो लगेंगे इस टेस्ट को कंप्लीट होने में। ये मैंने आपको बता दिया है कि पहला स्केल 1969 3 से 28 महीने के लिए था। देन दूसरा स्केल 1993 1 से लेके 42 महीने तक की चीजों बच्चे को जानने के लिए, और थर्ड वाला जो है वो 1 से 42 महीने 5 डोमेन में। तो आपको ये पांचों डोमेन ध्यान रखनी है जी, हो सकता है कभी ये डोमेन आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, बर्थ ट्रोमा क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, बर्थ के टाइम पे जो हो, राइट। सो इंजरी सस्टेन्ड विद इन 2 days ऑफ बर्थ, विद इन 5 days ऑफ बर्थ, या फिर 15 days ऑफ बर्थ, या एट द टाइम ऑफ, ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखते ही पता चल रहा है, बर्थ ट्रोमा तो वही है ना जो जन्म के टाइम हुआ हो। रफ एंड टम्बल प्ले इन्वॉल्व्स, तो रफ और टम्बल प्ले में क्या चीज आएगी, रेसलिंग, हिटिंग, चेजिंग। देखो हिटिंग एज सच नहीं आती है, ठीक है, स्पेशली जब हम अग्रेसिव हिटिंग की बात कर रहे हो, खेल खेल में एक दूसरे को थोड़ा बहुत मारपीट हो जाना वो ठीक है। ठीक है, तो वो प्लेफुल वाली चीज अगर हिटिंग में है तो चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, सीधा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, तो हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। रफ एंड टम्बल प्ले की जब आप बात करते हो तो ये वो था ना कि आप वो प्लेफुल फाइटिंग है ये, ठीक है, या मोक अग्रेशन है, तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस वाला गुस्सा नहीं हो आप, मारने पीटने वाली बात नहीं आई है। रियल फाइटिंग से ये वाली हिटिंग अलग रहेगी जो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, in the context of psychosocial development in childhood, what is positive influence of peer relations? देखो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी दोस्तों का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या रहेगा। एज द चिल्ड्रन बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप जो है वो नया पर्सपेक्टिव खोलते हैं उसके लिए, उसको फ्री बनाते हैं ताकि वो अपने जजमेंट्स, अपनी जो है इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए। ठीक है, साउंड्स बेटर। तो यानी ये अगर ये इन्फ्लुएंस है भी तो ये पॉजिटिव है, इतना समझ आ रहा है। टेंडेंसी टू एनफोर्स अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंबर ऑफ सर्टेन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप, अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, आप अनफेवरेबल एटीट्यूड को रेनफोर्स कर रहे हो, तो वो तो गलत है, पॉजिटिव तो नहीं है, ये बात तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। तो हमसे तो सिर्फ पॉजिटिव पूछा है, सो आंसर आपका ओनली फर्स्ट आ जाएगा। ओके, आपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स बॉडीली ग्रोथ एंड चेंज, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए बात हो रही है, आपका ऑब्वियसली पीआरटी का पेपर है, तो हमें इन्फेंसी या जो बिल्कुल बच्चों वाले जो लेवल पे चीजें, एटलीस्ट 5th या 8th क्लास तक के बच्चे, यानी आप ये लगा लो 8-10 साल के बच्चे, बचपन से लेके 8-10 साल के बच्चों तक की आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बॉडीली ग्रोथ हो चेंज और क्या चीजें होती है। सो एट द एज ऑफ 1 चिल्ड्रन बिगिन टू लूज देयर बेबिश राउंडनेस एंड टेक ऑन द स्लेंडर एथलेटिक अपीयरेंस। 1 साल पे कैसी बात कर रहे हो। हाँ, 3 साल पे हम मान सकते हैं कि जो उनकी अब्डोमिनल मसल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, टोडलर की जो पोट बेली है वो टाइटन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जब आप देखेंगे तो छोटे बच्चों में आप ऐसे होता है ना पेट निकला हुआ देखेंगे, डिड बोल देते हैं जिसको पंजाबी में शायद, तो वो टिड टिड टिड, ओ यार टिड कितना बढ़ गया है यार। हाँ, तो उसको वो निकला हुआ देखेंगे आप, कि बच्चा पतला है बेशक आपका, बट पेट जरूर निकला हुआ होगा। सो वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होता है, पोट बेली उसको बोलते हैं। सो ये जो है दूसरा ऑप्शन तो सही है जी, पहले वाला गलत है। ओके, सो उनकी जो पोट बेली है, वो जो फैटी बच्चे दिखते हैं, सो वो लीन होनी शुरू हो जाती है, मोर एथलेटिक अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है, टिपिकली अराउंड 3 ना कि 1। ओके,
In the context of cognitive development in early childhood, what is theory of mind development? So it reflects brain maturation and improvements in cognition. Hereditary and environmental influences play a large part in development. तो बात तो ठीक है दोनों की दोनों, बट क्या ये थियरी ऑफ माइंड से कनेक्ट कर रही है? बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तो कनेक्ट कर रही है. सो ये बात ठीक है जी, दोनों की दोनों. थियरी ऑफ माइंड की आप बात करेंगे तो दूसरों को समझने की, और ये चीज समझना कि हर एक का अपना बिलीफ होता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सो वो चीज जब आप समझने लग रहे हो वो थियरी ऑफ माइंड है. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंटली अर्ली चाइल्डहुड में बिटवीन 3 to 5 जो है ये चीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि दूसरे की अलग मेंटल स्टेट हो सकती है, दूसरे का अलग बिलीफ हो सकता है, दूसरे की अलग डिजायर्स हो सकती हैं. ठीक है, सो वो चीज पता होना इस थियरी ऑफ माइंड. आप ये लगा. ओके. In the context of physical development in childhood, which of the following statements regarding motor development is correct? Motor development. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो आप ब्रेन की बात कर रहे हो, संज्ञान की बात कर रहे हो. जब आप फिजिकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वो मोटर और फिजिकल आप सेम ही लगा लो. ठीक है, सो मोटर डेवलपमेंट में आप कुछ स्किल डेवलप करना, या आप फिजिकल डेवलपमेंट की एज सच बात कर रहे हो मोटे तौर पे. ओके, देन आप बात कर रहे हो अगर क्या बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, तो आपकी तो ये आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है. So it continues to improve in middle childhood. Obviously, motor development improve ही होती जाएगी धीरे धीरे करके. ठीक है, at the age of 6, children can judge and intercept pathways of small balls thrown from a distance. So वो जज कर पाएंगे पाथवे को कि किधर आएगी बॉल. ठीक है, आंसर आपका सिर्फ पहला आएगा जी. एग्जैक्टली जज नहीं कर पाएंगे, 6 साल का बच्चा इतना भी बड़ा नहीं होता है. ओके, सो आंसर आपका फर्स्ट ठीक है, बट आप एग्जैक्टली होता है ना जज कर पाए कि दूर से अगर छोटी सी बॉल फेंकी है तो कि फ्रॉम कितने डिस्टेंस से कहां से फेंकी गई है, या फिर वो होता ना कि किस तरीके से किधर आएगी, वो नहीं आइडिया होता कई बार. Okay. In the context of physical development in adolescence, which of the following statement describes maturation? तो आप देखेंगे कि मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, इस तरीके के वर्ड देके आपसे चीजें पूछी जाएंगी. ओके, और मेजरली क्वेश्चन ना ये नीदर वन नॉर टू, बोथ वन टू, ओनली वन, ओनली टू, ये वाले ही हैं मेजरली आपके DSSB के पैटर्न में अगर आप देखोगे तो. ओके, सो अगर कुछ भी समझ नहीं आए, दोनों चीजें ठीक ठीक लग रही हैं, तो आप बोथ के साथ भी जा सकते हो, मैक्सिमम टाइम आपका ठीक हो सकता है. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस क्या चीज रहेगी? प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स. हाँ, अराउंड 12 के अराउंड हम मान के चलते हैं कि प्यूबर्टी आएगी, 16 से 18 के बीच तक वो आ रखी होती है, और मेजर चेंजेस आपको यही नजर आते हैं. तो बात तो ठीक है. ये फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड्स द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट. हाँ, तो वो एक ग्रोथ स्पर्ट जो आता है प्यूबर्टी की वजह से, वो बात भी बिल्कुल ठीक है जी, दोनों सही है, ये बोथ 1 and 2. ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड. ये बात आपको देखनी है, हमने पियाजे बहुत बार पढ़ा है पर हमने ये विजिबल इनविजिबल इमिटेशन की बात नहीं की है, बट अब यहाँ आ गया है, और चूंकि ये दोनों चीजें सही हैं. इनविजिबल इमिटेशन मतलब बच्चा उन बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहा है इमिटेट करने के लिए जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहे हैं. जैसे बच्चा जो है वो आप सामने से जीभ निकाल रहे हो तो बच्चा आपको जीभ निकाल के दिखा रहा है, या आप ओ या कोई साउंड निकाल रहे हो, सो वो अपने होठ या लिप्स इनको यूज कर रहा है, अपने मुंह को या माउथ वाले पोर्शन को यूज कर रहा है, बट वो अपने माउथ को देख नहीं सकता ऐसे करके, राइट. सो वो इनविजिबल इमिटेशन हो गया. विजिबल इमिटेशन कि आप उसको टाटा कर रहे हो और बच्चा आपको टाटा कर रहा है. सो जो हाथ से इमिटेशन है वो खुद भी देख पा रहा है कि वो टाटा कर रहा है. ठीक है, तो हाथ और पैर से जो मूवमेंट बच्चा कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, सो वो विजिबल इमिटेशन में चली जाएगी. ये दोनों चीजें भी बिल्कुल ठीक है जी. ओके, ये जो PYQs वाली क्लासेस है ना, ये सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव रहेंगी आपके लिए कि क्या क्या नई इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हो. ओके, जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है? चाइल्ड की अवेयरनेस अबाउट हिज और हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, कि बच्चा अवेयर है कि उसका जो सेक्स है कि अगर वो लड़का है या लड़की है या वट एवर इट इज, तो वो वही रहेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी, तो यानी जेंडर कॉन्स्टेंसी या सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी भी इसको बोलते हैं. ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है. कॉलबर्ग की थियरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट 3 वर्ड्स की बात करती है: जेंडर लेबलिंग, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्स्टेंसी. तो 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो आप उसको लेबल करते हो कि यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, तो बच्चे को ये पता चलने लग जाता है कि वो लड़का है या वो लड़की है.
ओके। जेंडर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो 4 से 5 साल में जब बच्चा आएगा तब वो स्टेबल रहेगा कि हाँ ठीक है, अगर वो लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा लाइफ टाइम, या वो लड़की है तो लड़की ही रहेगी, वो चीज। जेंडर कॉन्स्टेंसी, यहाँ पे अब फॉर श्योर उसको पता चल जाता है, परमानेंट वाली चीज पता चल जाती है कि जो जेंडर है वो परमानेंट है, वो कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके। Dash seeks to measure quantitative differences in cognitive abilities by using tests that indicate or predict cognitive abilities. So behaviorist approach, Bailey approach, Piagetian approach और साइकोमेट्रिक अप्रोच। सो कौन क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस की बात करता है जब कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात आएगी? तो आंसर आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच हो जाएगा जी। ये जैसे इंटेलिजेंस या बाकी चीजें ये मेजरेबल है, उसकी बात करता है ये जो ब्रांच है साइकोमेट्रिक अप्रोच वाला जो पोर्शन है, ठीक है। जैसे आईक्यू का स्कोर, तो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में चीजों को मापने की बात करता है, प्रिडिक्ट करने की बात करता है। ओके। Read the given lines and identify the correct educational thinker. He stressed on the social and moral nature of the school. He believed the school should serve as a miniature community and embryonic society. So miniature society जो है वो जॉन ड्यूई बोलते हैं जी स्कूल को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जॉन ड्यूई, एल्फ्रेड या आपके जो हैं ये रुडोल्फ स्टेनर, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें करनी चाहिए जब हम थियोरी का पोर्शन करेंगे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन? तो 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है MHRD, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज की बात की। या RTE एक्ट 2009 जो है इंश्योर्स एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और एबिलिटी। तो बात तो ठीक लग रही है, दोनों चीजें ठीक हैं जी ये, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन भी शुरू किया था 2005 में। इनफैक्ट नेशनल पॉलिसी जो है डिसेबल्ड से रिलेटेड वो भी 2006 में आ गई थी। ओके। फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग, तो बच्चा जो है बार बार पलक झपका रहा है, तो ये किस चीज की, कौन सी इंपेयरमेंट का सिम्टम हो सकता है? अगर वो आंखों की पलक झपका के देख रहा है तो शायद देखने में कुछ दिक्कत हो रही है ना, स्पीच में, लर्निंग में, या लर्निंग डिसेबिलिटी या हियरिंग में क्या गड़बड़ होगी? तो आंसर आपका ऑब्वियस सी बात है विजुअल इंपेयरमेंट आएगा, ये उसका सिम्टम हो सकता है। What are the challenges to implement inclusive education in India? There is no policy for disabled. नहीं, बिल्कुल है जी, 2006 में आई थी नेशनल पॉलिसी। रोड टू अचीविंग इंक्लूसिव एजुकेशन इज लॉन्ग एंड वेरिड वन। हाँ ये ठीक है, ये बहुत लंबा रास्ता है इंक्लूसिव एजुकेशन का और बदलता भी रहता है। ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, 2006 में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक नेशनल पॉलिसी हमें देखने को मिली थी। Which of the following sitting arrangement should be used while demonstrating an experiment to the student? तो ये आपकी क्लास है, आप जब क्लास में यहाँ खड़े होके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो एक एक्सपेरिमेंट, तो हमने बहुत बार देखा है कि ये जो सेमी सर्कल वाली चीज है ये ज्यादा, ये तो हाफ सर्कल में जब बच्चे सामने बैठे होंगे तो वो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ओके। स्टूडेंट सिटिंग इन रोज, तो रो में बिठाएं बच्चों को या सेमी सर्कल में बिठाएं? तो ये जो हाफ सर्कल है ये ज्यादा बेटर रहेगा, सेमी सर्कल। सो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो, और जब आप बिना उसके होता है ना क्वालिटीज के बिना बात कर रहे हो, बिना किसी बेसिस के बात कर रहे हो, तो ये सेक्स स्टीरियोटाइप है। एज की बात नहीं हो रही है, सेल्फ की बात नहीं हो रही है, रिलीजन की बात नहीं हो रही है, तो ये सेक्स स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। ओके। स्टीरियोटिपिकल चीजें हो जाती हैं जब आप सेक्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हो कि कौन क्या काम करेगा। Which of the following policy recognizes the long history of gender inequality when it says that gender inequality is a cumulative distortion of the past? तो ये बात किसने बोली है? तो जब ये बात आगे ये भी पूछा जा सकता है, ये बात कौन सी पॉलिसी ने बोली है? ओके। सो आंसर आपका क्या आएगा जी? जब इन्होंने लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की बात की है, तो अभी वाली तो नहीं है क्योंकि इतनी जेंडर इनइक्वालिटी अभी नहीं है। ओके। सो ये 1986 की पॉलिसी की बात हो रही है जी। ओके। ये देखो, ये 1942 से 49 तक तो ये कोई कमीशन ही नहीं था, 48-49 वाला था ये। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने लॉन्ग जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ आ गई? जब हमने आजाद तब हुए ही हुए थे।
Which of the following statements is not correct about the duties of local authority in right of children for free and compulsory education act 2009? वैसे तो ये क्वेश्चन आप होता है ना कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सोल्व कर सकते हो, बट स्टिल इससे ये समझ आता है कि आप 2009 का जो एक्ट है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. सो नॉट करेक्ट पूछा है. टेक कैपिटेशन फीस. लोकल अथॉरिटीज का काम नहीं है कैपिटेशन फीस लेना, ये तो स्कूल वाले लेते हैं. प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर टीचर्स, ये बात ठीक है जी. डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, तो ये दोनों चीजें ठीक है, सिर्फ पहले वाली गलत है जी. ओके, सो ओनली फर्स्ट आ जाएगा. एडमिशन फीस लेने का काम लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटी नहीं है. Which of the following features are involved in problem solving method of learning? So a goal to be reached or challenging the felt difficulty through conscious, planned and purposeful attack. So ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आप क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? ऑब्वियसली एक गोल रहेगा जहां आप पहुंचना चाह रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, और डिफिकल्टी भी आपको लगेगी, चैलेंजिंग द फेल्ट डिफिकल्टी, कॉन्शियस, प्लान्ड और आप जो है पर्पसफुल अटैक वहां करोगे. तो ये दोनों चीजें सही है. जीन जैकिस रूसो. So Rousseau added a three-stage schema of ethical development in his book Emile. Which of the following statement is correct? So in infancy and childhood, the pupil should be ruled by necessity. Necessity के हिसाब से चीजें चलें, और बाद में जो childhood और प्यूबर्टी के बीच का जो पीरियड है should be ruled by utility. जिस चीज मतलब एक तो जरूरत और एक होता है यूटिलाइज कितना कर पाओगे किसी चीज को. सो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी, बट थ्री स्टेज स्कीमा इन्होंने क्यों दिया मुझे ये समझ नहीं आया, बिकॉज इन्होंने ऑल्दो एथिकल डेवलपमेंट के बारे में बोला है स्टेज स्कीमा, बट 4 स्टेजेस की बात की है एमील में. ठीक है, तो जो एमील नाम की बुक है जो रूसो ने लिखी है उसमें इन्फेंसी, बॉयहुड, एडोलेसेंस और आपका अडल्टहुड, इन 4 स्टेजेस की बात हुई है. तो ये कौन से 3 स्टेज स्कीमा की बात कर रहे हैं वो मुझे डाउट है. ओके, मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे बताना. मैंने जितना पढ़ा है रूसो को, जितना हमने नेट के लेवल पे भी काफी पढ़ा है, क्वेश्चंस आते हैं, बट ये 3 स्टेज स्कीमा रूसो के केस में नहीं पढ़ा है. लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अमंग द 3 लॉज ऑफ लर्निंग. तो आपने थॉर्नडाइक के लॉज पढ़े होंगे, तो थॉर्नडाइक के 3 लॉज में से एक ये लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो कि प्राइमरी लॉज हैं. उसके अलावा सेकेंडरी लॉज भी हैं जो आपको पता होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स मॉडल, तो कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी है जी. आपने ईएमआरएस वाली क्लासेस देखी होंगी अगर, तो आपको पता होगा. मैंने आप लोगों को बोला भी था DSSB वालों को कि ईएमआरएस वाली जो क्लासेस मैं करा रही हूँ एटलीस्ट उनको सुन लेना, देख लेना. ओके, नोट्स मत बनाना बट देख तो लेना, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू कोल्ब मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी. सो जब आप ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो वो डाइवर्जिंग रहेगा, एसिमिलेटिंग रहेगा. ठीक है, सो वो कैन बी डाइवर्जिंग और एसिमिलेटिंग, आंसर दोनों ही है. Which of the following statements state that correct reason to pay taxes to the government? गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का सही कारण. तो देखो ये क्वेश्चन कोई रटने वाला नहीं है, आपको बेसिक चीजें पता है. गवर्नमेंट जो है वो आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है. टू यूज इट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, ये बात भी बिल्कुल सही है. सो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको रटने की या किसी कोई पढ़ाए आपको उसकी जरूरत नहीं है. ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि सरकार क्या करती है. Which of the following statement is not correct regarding the learner centered approach of teaching? तो obviously जो teacher centered पे focus कर रहा है, ऐसा कुछ देख लो. Performance indicates mastery of learning objective. Active learning is practiced और learning by doing is the base. स्टूडेंट्स लर्न पैसिवली, लर्नर सेंटर्ड में पैसिवली नहीं सीखते, और वही चीज पूछी है कौन सी, नॉट करेक्ट है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी. ये टीचर सेंटर्ड की बात होगी जब आप पैसिवली सीखने की बात कर रहे हो, सुन के और पढ़ के. Which of the following mental health treatment techniques is correctly matched? Individual psychotherapy, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी. जितना मुझे याद आ रहा है ये एनसीईआरटी के से क्वेश्चन है, साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसमें ये थेरेपी की बात मैंने आपको बताई थी. सो ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर, तो वो क्या हो गई आपकी फैमिली थेरेपी. ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन वन बाय वन, तो वो आपकी इंडिविजुअल थेरेपी हो गई. ट्रीटमेंट इन विच चाइल्ड प्लेज फ्रीली while a therapist observes and occasionally comments, नहीं, ये बिहेवियर नहीं है. ठीक है, तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड होगा जी. बिहेवियर थेरेपी क्या होती है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके.
Which of the following is correct regarding sensory capabilities of a newborn? So hearing function before birth, हाँ hearing उसकी functional होती है. Vision is the least developed sense at birth. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. यानी उसको 6 महीने तक, 3 महीने तक जब बच्चा आएगा ना, तब उसको अच्छे से साफ दिखना शुरू होएगा. तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो बिल्कुल पास वाला उसको दिखाई देगा. उसके बाद दूर दूर जाते जाओगे तो ब्लर होता जाएगा, विजन ब्लरी हो जाएगा. ठीक है. सो लीस्ट डेवलप्ड जो सेंसेस हैं वो विजन होता है, देखने वाली बात. ओके. और सुनता तो है ही बचपन से, उसको बचपन बर्थ से भी पहले से. अभिमन्यु ने अपने माँ की गर्भ में ही तो सुनी थी सारी की सारी कहानी की वो तोड़ना कैसे है. बट वो उसमें उसको क्या बोलते हैं, कौन सा चक्र था वो जिसमें अभिमन्यु फंस के मरा था. तो वो उसको भेदना नहीं आया, ठीक करना नहीं आया कि निकले कैसे. उसके अंदर एंटर करना तो आ गया, वो निकलना नहीं आया. In pre-independence India, which of the following pairs of acts year is correct? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी जो आप बेसिक हिस्ट्री या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की हिस्ट्री पढ़ोगे वहां से सॉल्व हो जाएगा. आर्म्स एक्ट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल आपसे पूछा है. तो ये आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो करेक्ट आपका सिर्फ पहला है जी, दूसरा और तीसरा गलत है. वर्नेकुलर 1979 नहीं 78 आएगा और इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 आएगा. ठीक है. Which city had a plague scare in 1994? तो कौन से में ये प्लेग महामारी जो है वो फैली थी? 1994 की बात हो रही है. दिल्ली, कोलकाता, सूरत और मुंबई. आंसर आपका सूरत हो जाएगा जी. न्यूमोनिक प्लेग जो है वो फैला था. ओवर 3 लाख पीपल जो हैं उनको ये चीज हुई थी. तो एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक की तरह उस टाइम पे ये दिख रहा था. सिचुएशन वहां से लेके, क्योंकि पुअर सैनिटेशन थी उस टाइम पे सिटी की, वहां से लेके और सूरत का जो है वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी आज के टाइम पे होना, ये एक बहुत मेजर चेंज शो करता है. ओके. वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि 18 साल से ऊपर जो भी अडल्ट, मतलब जितने भी सारे के सारे जो अडल्ट हैं वो यूनिवर्सल लेवल पे वो क्या बोलते हैं, सरकार चुनने के लिए सही हैं. ठीक है. तो वो उनका हक है वोट करना. ठीक है. तो वो डिसीजन ले सकते हैं. बट पहले वाला जो मूवमेंट है वो वुमेन स्ट्रगल से रिलेटेड था. तो आंसर आपका फर्स्ट आएगा जी. अरे first. Next question, which of the following is not a fundamental right in the Indian Constitution? तो ये basic जो fundamental rights हैं, fundamental duties हैं, DPSPs हैं, ये इनका basic idea आपको होना चाहिए. right to property, right to equality, right to freedom और freedom of religion. So freedom of religion, freedom और equality ये सारे के सारे fundamental right में है जी. right to property पहले हुआ करता था originally, but बाद में इसको repeal कर दिया गया. तो आंसर आपका फर्स्ट आएगा. ये फंडामेंटल राइट अभी नहीं है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्टली मैच्ड विद देयर लिटरेचर. जो आपका लैंग्वेज समझने वाला कोर्स है डीएलएड का, एनआईओएस का, वहां से ये क्वेश्चन है डायरेक्ट. तुलसीदास, रामचरितमानस, जयशी, गीतावली. सो गीतावली भी तुलसीदास ने ही लिखी है जी, जयशी ने नहीं लिखी है. आंसर फर्स्ट ओनली आएगा. जो जयशी और तुलसीदास हैं ये प्रोलिफिक पोइट्स माने जाते हैं अवधी लैंग्वेज के. ओके. सो लिटरेरी वो जयशी की है एक पद्मावत, और इसके 12 प्रोमिनेंट पीसेज हैं जो तुलसीदास ने लिखे हैं. उनमें से एक जो फेमस है जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका. ठीक है. तो ये गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये ब्रज में है. ओके. तुलसीदास रोड विद इन इक्वल कंट्रोल ब्रज और अवधि दोनों में लिखा है उन्होंने. Grouping students in a heterogeneous way can help prevent students from labeling other students as slow or advanced, affect only the performance and progress of brighter student. ओनली थोड़ी होता है, जो दूसरे बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी तो बेटर करेगा. एक ही ग्रुप में जब अलग अलग कैपेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, हेट्रोजेनस अलग अलग बच्चे हैं. ओके. सो पहला ठीक है जी, वो लेबलिंग करने से बचेगा, क्योंकि बच्चे जब सारे उसी ग्रुप में ये सबको साथ मिलके काम करना है तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. सो स्लो और एडवांस जो है वो आप नहीं बोलोगे कि तो ये तो बिल्कुल स्लो है या ये बहुत एडवांस है. सो वो लेबलिंग से बच जाते हो जब आप हेट्रोजिनस ग्रुपिंग कर रहे हो. लेबलिंग आएगी जब आप होमोजिनस ग्रुपिंग करते हो. ओके. Which of the following newspaper was the first Hindi newspaper in India?
उदंत मातरंद, देन तरुण भारत, केसरी और आनंद बाजार पत्रिका। तो आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा जी। ठीक है, ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। 1826 में कैलकाटा से पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने शुरू किया था। तरुण भारत मराठी न्यूज़पेपर है 1919। केसरी जो है वो भी मराठी न्यूज़पेपर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और आनंद बाजार पत्रिका जो है वो बंगाल डेली न्यूज़पेपर है। ओके, तो इन सबसे पहले ही 1826 में हिंदी न्यूज़पेपर आ चुका है। Which of the following pair of type of Hindi description is correct? So खड़ी बोली और हिंदुस्तानी की बात हो रही है, ये भी वो लैंग्वेज वाले ही कोर्स से क्वेश्चन है। This form of Hindi is considered to be standard Hindi today, यानी खड़ी वाली जो है वो उसी को ही स्टैंडर्ड हिंदी बोल देते हैं हम। ये जो फॉर्म है हिंदुस्तानी, बोथ हिंदी एंड उर्दू आर ए पार्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ हिंदी, तो दोनों ही इसका पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों ठीक है। मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी जो है वो खड़ी बोली पे बेस्ड है, खड़ी बोली डायलेक्ट पे, जो कि दिल्ली और आसपास के एरिया में बोली जाती है, उसी को ही हम हिंदी बोल देते हैं। देन है आपका हिंदुस्तानी जो है वो पेरेंट लैंग्वेज है, या कलेक्शन ऑफ डायलेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, जिसमें बोथ हिंदी एंड उर्दू दोनों आते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। ओके, नेम ऑफ द डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। तो जो इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट कर रहा है इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस जो दी जा रही है कंप्यूटर में, दैट इज सीपीयू। सो इस तरीके के जो एक आधा क्वेश्चन अगर आया यहाँ पे, तो वो आपने जो आईसीटी पढ़ा होगा उससे सोल्व हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। तो नेचर पूछा है मैथ्स लर्निंग का अर्ली स्टेज पे। चिल्ड्रंस इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड कॉन्टेक्चुअल। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में तो हम कॉन्क्रीट लेवल पे ही सिखाते हैं उनको। एक्टिव मैनिपुलेशन विद कॉन्क्रीट एलिमेंट्स लीड्स चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस। अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग आपसे पूछी है, पहला फॉर श्योर सही है। एक्टिव मैनिपुलेशन जब आप करते हो कॉन्क्रीट एलिमेंट्स के साथ, दैट लीड्स टू कंस्ट्रक्ट, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है जी, दोनों ठीक है। ओके, Environmental studies is a mixture of traditional science, social values, environmental awareness. बिल्कुल सही बात है, ये तीनों की तीनों चीजें सही हैं। ओके, teaching of environmental studies at primary stage benefits children by promoting the development of which of the following? A language for describing and communicating their observations and ideas. Skills needed to find about their environment and seek solutions to the problem. seek solutions, ये स्पेस नहीं आएगा भाई, seek solutions to the problem। ओके, तो हमसे टीचिंग पूछिए एनवायरमेंटल स्टडीज की, उसके क्या बेनिफिट होंगे एट प्राइमरी स्टेज, बेनिफिट चिल्ड्रन। ठीक है, सो लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑब्जर्वेशन, ये बात ठीक है। स्किल्स नीडेड टू फाइंड अबाउट देयर एनवायरमेंट एंड सीक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये बात भी ठीक है। ओके, दोनों ठीक है जी। Which when children do listen and identify activities, they are practicing a basic language skill, listening, या developing their vocabulary. When children do listen and identify activities, तो ये दोनों भी ठीक है जी। मैंने आपको बताया था जहां आपको डाउट लगे कि दोनों ठीक से ही लग रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अलग नेगेटिव चीज तो नजर नहीं आ रही है, तो दोनों ही मिलेंगे मोस्टली उसमें। Okay, which of the following statement is correct? Formula for calculating an approximate value of mode in a perfectly symmetrical distribution. Mode is equal to 3 median plus 2 mean. Range is the difference between largest and smallest observation. ये बात ठीक है, but ये 3 median minus 2 median जो है वो correct formula आपका रहेगा, तो पहला गलत हो गया। Okay, 3 median minus 2 mean. You can actually observe some permanent damages to the environment in your own state or area. तो वो permanent damages कौन से हैं वो आप बता दीजिए। The rich top soil जो है वो wash out होके washed away, तो वो down जाके rivers में deposit हो जाती है, जिसकी वजह से floods देखने को मिलती हैं। Once rich and exciting variety of species, जो एक टाइम पे बहुत rich और exciting variety हुआ करती थी plants और animals की, अब वो मर चुके हैं और वो permanently lost हो गए। तो ये दोनों ही बहुत खतरनाक डैमेज है जी, बिल्कुल सही बात है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। Dash has been applied in developing several technologies of teaching inefficient
कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपको हमेशा याद रखना है स्किनर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जन्मदाता हैं, उनकी जो ये है टेक्नोलॉजी या कंडीशनिंग, ये काफी जगह यूज हुई है। तो बहुत सारी टीचिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा तो अपना जो प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांच प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, वही हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी टूल इन लर्निंग? तो कौन सा आईसीटी के टूल का यूज नहीं है? क्रिएटिंग द लर्निंग सिचुएशन in the classroom, collecting information and disseminating among the peers. So बच्चों में information को spread out करना, collect करके या collect करना या spread out करना, और creating the learning situation, दोनों ही ठीक है जी, दोनों में ICT का यूज किया जा सकता है। नोट पूछा था तो obviously neither one nor two अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही valid यूज है ICT के। In the context of problem solving, which of the following is the role of teacher? Teacher का क्या role है? Create the problem situation, then create fear-free atmosphere in the classroom, assist the student in perceiving, defining and stating the problem. तीनों चीजें बहुत सही हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, प्रॉब्लम देगा आपको टीचर, फियर फ्री एनवायरमेंट क्रिएट करेगा और असिस्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डिस्कवरी में नहीं करता असिस्ट यूजुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द मुंडा फैमिली? अगेन जो लैंग्वेज वाला कोर्स है जिसमें 3 ब्लॉक्स आपके दिए हुए हैं NIOS में, तो वहां से ये क्वेश्चन है। सो मुंदरी और आपका संथली, मुंडा फैमिली से कौन सी बिलोंग करती है वो आपसे पूछा था। ये दोनों है जी आंसर। मुंडा फैमिली से मुंडा, मुंदरी, हो, संथली और सवरा, तो ये बिलोंग करते हैं। एटलीस्ट ये उस बुक में अपने जो NIOS वाला मटेरियल है उसमें मेंशन है। Which of the following is the technique of self assessment in mathematics learning? तो मैथ्स में सेल्फ असेसमेंट क्या टेक्निक हो सकती है? स्क्रूटनी, चेक करना, आप चेक कर रहे हो ठीक है कि गलत है, या कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है जी। दोनों ही टेक्निक जो है वो सेल्फ असेसमेंट में आ जाएंगी जब मैथमेटिक्स की लर्निंग की बात हो रही है। In which tools the student can get nearly direct experience of a real situation? अगर आपने EMRS वाली क्लासेस थोड़ी भी देखी होती ना, वहां पे भी मैंने ICT टूल्स की बात की थी, ठीक है। तो ये चारों टूल्स हैं, इसमें से नियर एक्स डायरेक्ट होता है ना, नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस रियल सिचुएशन की कौन बात करता है? वो सिचुएटिंग टूल्स बात करते हैं। ओके, तो सिचुएटिंग टूल आपका आंसर हो जाएगा। 4 तरीके के ये टूल है, कम्युनिकेटिव, कंस्ट्रक्टिव, सिचुएटिंग और इंफॉर्मेटिव। देन एक फॉर्मूला दे रखा है जी, ये फॉर्मूला है इज फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? I length of the class interval, LM the exact lower limit of the class interval in which median lies, और F जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है below LM। ओके, तो ये फॉर्मूला ठीक है टेक्निकली, और ये तीनों स्टेटमेंट्स भी ठीक हैं। सो ना ही इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत है ही नहीं, और हमसे गलत ही पूछी थी, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ओके, मीन, मीडियन, मोड, ये वाले फॉर्मूलाज तो आपको बेसिकली जब आप बेसिक मैथ्स करोगे वहीं पे ही आ जाएंगे। Which of the following is related to heuristic method of learning? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्ले वे, डिस्कवरी, डेमोन्स्ट्रेशन। ह्यूरिस्टिक जो है वो हमेशा डिस्कवरी से रिलेट किया जाता है। इनफैक्ट कई बार तो हम बोल देते हैं हिस्टोरिक और हिस्टोरिक मेथड, और ह्यूरिस्टिक मेथड और आपका डिस्कवरी मेथड सेम ही है, जिसमें आप चीजों को जानने की, खोजने की कोशिश करते हो। Which of the following Piaget's stage of cognitive development is correctly matched? सेंसरी मोटर की जब आप बात करते हो, इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में प्रोपोजिशनल थिंकिंग। कॉन्क्रीट में प्रोपोजिशनल नहीं आएगी भाई, पर प्रोपोजिशनल तो इज सॉर्ट ऑफ जो आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर रहे हो, सो वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेंसरी मोटर वाला, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जब इन्फेंट्स जो है वो वर्ल्ड के बारे में, चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस डेवलप होनी शुरू होती है, उनका दिमाग का विकास हो रहा होता है, वो चीज है ये। दूसरा कॉन्क्रीट की बजाय ये प्रोपोजिशनल थिंकिंग वाला फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए सही है। Which of the following is a stage of organizing an environmental studies activity? तो एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर कोई एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसमें? प्लान करोगे ऑब्वियसली, इवेल्युएट करोगे परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्ट बैक तो करोगे ना। नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस क्या होता है? आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे और एक्टिविटी को भी कंडक्ट करोगे। रिफ्लेक्ट बैक करके ही तो परफॉर्म, मतलब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तभी तो इवेल्युएट कर रहे हो उसको। तो थर्ड नहीं आएगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। Which of the following combination of nutrients and its sources is not correct?
तो आजकल तो लोग जितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको बेसिक चीजें तो पता ही होंगी, जैसे राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ना कि प्रोटीन। पल्सेस दालों से प्रोटीन मिलता है, शुगर से भी, कार्बोहाइड्रेट से शुगर, ठीक है चीज ये भी, और फैट्स जो है वो मिलते हैं, बटर ये भी ठीक है। सो ये नोट करेक्ट पूछा है, प्रोटीन जो है राइस से नहीं मिलेगा, ये बात गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड स्कूल गार्डन्स? तो स्कूल गार्डन्स या जो है थोड़ा सा फ्रीली बच्चों को छोड़ना नेचर में, सो नेचर में छोड़ने की बात जो है वो रूसो करते हैं। जॉन ड्यूई ने भी सोसाइटी के साथ चलते चलते बट बच्चे को सिखाने की बात कही है, ठीक है। मॉन्टेसरी जो है वो भी बात करते हैं, तो ये तीनों ही बात करते हैं स्कूल गार्डन्स की। ओके, एग्जैक्टली किंडरगार्टन की बात जो है वो किसने की थी? फ्रेडरिच फ्रोबेल ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो एनिमेशन गड़बड़ हो गया कुछ तो, बट चलो पहले ही क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट सोशल साइंस करिकुलम? जब आप अपर प्राइमरी लेवल की बात करते हो तो उसमें हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, और आपका सोशल या पॉलिटिकल लाइफ भी आती है, तो पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ठीक है जी, ठीक है। तो छठी से आठवीं की जब आप बात करते हो तो जो एक ही बुक होती है हिस्ट्री, जो आप इसकी सोशल साइंस की बात करते हो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिदम, डिजाइन, मूवमेंट, एक्सप्रेशन आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ विच आर्ट फॉर्म? तो सारी चीजें, एक्सप्रेशन भी आ गया, रिदम, डिजाइन, तो ये तो डांस में आएंगे सारे, तो विद एक्सप्रेशन भी है, मूवमेंट भी है, ठीक है। तो आंसर आपका डांस हो जाएगा। अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो ये आंसर ऑलरेडी विजिबल हो गया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम 2005 में लॉन्च किया गया था, अलग से भी करवा रखा है मैंने, आपको चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी, आप अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम इनकलकेट लर्निंग डालोगे मिल जाएगा। Which of the following articles under the directive principles of state policy of the Indian Constitution is not directly related to the children? So कौन सा बच्चों से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसके लिए आपको डीपीएसपी का पता होना भी तो जरूरी है। ओके, आंसर आपका 48 हो जाएगा, वो आई थिंक एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, बाकी चीजें फिर भी रिलेटेड हैं बच्चों से, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। Next question, which of the following statements is correct regarding psychological implications of puberty on adolescent? Okay, physical development characteristics are found to affect social development. Motivation to stay slim and look attractive seems to be the major concern of adolescent girls. So ये psychological implications जो हैं वो adolescent के अंदर जो प्यूबर्टी की हैं वो दिखा रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सोशल डेवलपमेंट को, यानी आपका चाहे फिजिकल सोशल हो चाहे आपका कोई और डेवलपमेंट हो, सारे डेवलपमेंट ही एक तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये चीज होती है कि बच्चे इस टाइम पे स्पेशली गर्ल्स जो है वो स्लिम और अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और बाकी जो है बॉयज या बाकी लोग अट्रैक्ट हो सके, उनकी तरफ ध्यान जा सके, तो अटेंशन सीख भी कहीं ना कहीं हम करते हैं। Which art mainly reflects traditional art forms of diverse community groups? तो कौन सी आर्ट जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की तरह रिफ्लेक्ट होती है? रीजनल आर्ट, कैलीग्राफिक, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्चुअल। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कॉन्सेप्चुअल, ये तो कॉन्सेप्ट से ही बाहर होगी। कैलीग्राफिक राइटिंग से रिलेटेड होता है, तो आपका रीजनल आर्ट बचता है जी, ठीक है, वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को शो करती है। Which of the following statement is correct in the context of Bharat Mata painting? तो बहुत फेमस पेंटिंग है ये, painted by रविंद्रनाथ टैगोर, painted in 1905 as a response against Bengal partition. तो ये बात ठीक है जी, आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा आपको, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ओके, तो एक आर्टिस्ट हैं अभिनिंद्रनाथ करके, ठीक है। तो आप ये मत सोचना ये नाम गलत हो गया है, रविंद्रनाथ का नहीं, तो कंफ्यूज करने के लिए आता है बहुत बार रविंद्रनाथ टैगोर के ऑप्शन में, बट ये नाम आपको पता होना चाहिए, ABANINDRANATH, ठीक है। तो अभिनिंद्रनाथ भी लिखा मिलता है ये बहुत जगह पे, तो आप वही देख लेना, ठीक है। With respect to sitting arrangement in school, which of the following things should be kept in mind? So क्या ध्यान में रखना चाहिए जब sitting arrangement की आप बात कर रहे हो? Child with special needs should be seated near the door, ताकि वो easily accessible हो, कि वहां से आके बैठ गए फटाफट। While writing work, children should have clear view of the board, ये बात भी ठीक है। While performing art, children should be given enough space, ठीक है जी, तीनों बातें बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव है, सही है।
How playing helps in cognitive development of a child. Play offers opportunity to learn many things. बात तो ठीक है. Playing also help to develop memory and the ability to analyze, reason and think of alternatives. तो ये दोनों ऑप्शंस भी ठीक है. ठीक है. आप ना मेजरली ये ध्यान रखना, DSSB वाले बच्चे स्पेशली पीआरटी वाले हो, बस पॉजिटिव रहना है आपने क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, और जो स्टेटमेंट किसी को हार्म नहीं कर रही है ना, या कुछ आपको लग रहा है कि ये तो नॉर्मल सी जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है, वो ठीक ही मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके. बाकी आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा. In the context of colonial perspective of social science, which of the following statement is correct? Colonial period contributed a lot to the development of social science curriculum in India, or it was the British who first wrote the history of India. तो पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने लिखी थी, तो ये बात ठीक है. ओके. बाद में हमारे पर्सपेक्टिव्स भी लिखे गए, चेंज किए हमने चीजें, बट जो है ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी सबसे पहले, और कॉलोनियल पीरियड जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूटरी रोल आपको दिखेगा जब सोशल साइंस के करिकुलम की बात आती है. हम सोशल साइंस में पढ़ते ही तो वही है, हिस्ट्री 200 साल तो उन्होंने राज ही किया था. ओके. 150 साल 200 साल. इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है? खांसी फैल सकती है, मिजल्स मम्स फैल सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक अगर मुझे आया है तो आपको नहीं आएगा, तो वो फैलेगा नहीं. ओके. तो आंसर सी हो जाएगा. योगा कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. बिल्कुल सही बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइज दिस गिवन स्टेटमेंट? इट इज अ वे टू कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम एलिमेंट एंड डिसऑर्डर्स. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन थ्रू मेडिटेशन, और इट इज अ वे टू लीड पीसफुल लाइफ. ठीक है. बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तीनों, कि आप जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको मेडिटेशन के थ्रू, पीसफुल लाइफ आप ऐड कर रहे हो, और बॉडी भी फ्री रहती है डिसऑर्डर से, चीजों से. बिल्कुल ठीक है. The growth spurt during puberty involves रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट और चेंज इन इंटरनल ऑर्गन के साइज. तो दोनों चीजें ठीक हैं. जो एक ग्रोथ स्पर्ट आता है प्यूबर्टी के टाइम पे, गर्ल्स में बॉयज में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं. इंटरनल ऑर्गन भी उनके चेंज हो रहे होते हैं, उनका साइज भी चेंज हो रहा होता है, प्लस रैपिड इंक्रीज हाइट और वेट में आपको दिखेगा. इनफैक्ट गर्ल्स की तो प्यूबर्टी के बाद जो है एक बार जो ग्रोथ स्पर्ट है उसके बाद हाइट बढ़नी ही बंद हो जाती है मोस्टली. वैनिशिंग एडोलेसेंट इज द वर्क ऑफ. तो ये किसका काम है वो आपसे पूछा है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है. एडगर का काम है, एडगर जेड फ्राइडनबर्ग. ओके. सो 1959 में एक बुक लेंथ ऐसे जो है वो इन्होंने लिखा था वैनिशिंग एडोलेसेंट के ऊपर. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. आई काम कर सकते हो आप, जो ये क्वेश्चंस हैं जैसे बिल्कुल जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस के नोट्स बना लो साथ साथ, ताकि आपको एक बार ही देखना पड़े या ज्यादा ज्यादा 2 बार आप देखो. ओके. Who played a scheme of education in All India National Education Conference convened in Wardha? 1937 की बात हो रही है. Who placed scheme? Played नहीं, who placed a scheme? तो ये एजुकेशन की स्कीम किसने सामने रखी थी? तो वार्धा में ये वार्धा स्कीम महात्मा गांधी ने सामने रखी थी. ओके. इजी क्वेश्चन है. इन एनवायरमेंटल स्टडीज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 एलिमेंट्स आपको बताए थे EMRS की क्लासेस के दौरान. पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इक्वल स्टेटस, इंटरेक्शन और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. तो आंसर आपका बी हो जाएगा. ये तीनों ही चीजें हैं. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलबर्ग की थियरी ऑफ मोरल रीजनिंग इज करेक्ट? So the moral reasoner conserves morality as a matter of acting in accordance with justifiable principle. His theory was free from gender differences. Free थी? नहीं थी. जेंडर डिफरेंसेस से फ्री नहीं थी. पहला सही है सिर्फ, क्योंकि इनफैक्ट इन्होंने तो सारा का सारा जो डाटा किया था, जिस बेसिस पे ये थियरी दी थी, वो सारे बॉयज के ऊपर जो है, मेल के ऊपर स्टडी की थी इन्होंने. यानी इनके जो सब्जेक्ट्स थे ओरिजिनल स्टडी में वो सारे मेल थे, और यही क्रिटिक्स को एक ऑप्शन मिला. जैसे कैरल गिलिगन जो है वो आर्ग्यू करते हैं इस फ्रेमवर्क को कि ये जो एम्फसाइज कर रहे हो आप जस्टिस के पर्सपेक्टिव है, वो मोर कॉमन इन मेल्स है. आपने जो केयर वाला पर्सपेक्टिव है जो फीमेल्स में कॉमन है उसको इग्नोर कर दिया है. ओके. डैश कैन बी क्योर्ड बाय राइजिंग ऑन द टो, क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑन द टो, और आपका टोज पे चल के, स्किपिंग करके, साइकिलिंग करके, ये क्या चीज ठीक की जा सकती है? किपोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट और स्कोलियोसिस. फ्लैट फुट.
जिनका फ्लैट फुट होता है वो इन तरीकों से जो है वो थोड़ा सा क्योर किया जा सकता है, क्योंकि फ्लैट फुट अगर आपका बिल्कुल सीधा पैर है आपका, तो आपको बहुत सारे, जैसे आर्मी में आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि आप बहुत फास्ट भाग नहीं पाओगे. Which of the following models is correctly matched in the context of in-service training of teachers? Cascade model or distance education model? At first key level key resource persons are trained. They train resource persons and they in turn train teachers. तो ठीक है जी, ये कैस्केड मॉडल. डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल, इंस्टीट्यूशन यूजिंग डायरेक्ट फेस टू फेस क्लासरूम. नहीं, फेस टू फेस आ गया तो डिस्टेंस कहाँ से आया ना, तो दूसरा गलत है, पहला सही है सर. ओके, तो कैस्केड मॉडल की जब आप बात करते हो, मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, ये पास डाउन करता है थ्रू अ हायरार्की कि पहले की रिसोर्स पर्सन को ट्रेन किया जा रहा है, वो फिर फर्दर ट्रेनिंग देगा और वो फर्दर, तो एक तरीके से होगा ना मल्टी टायर सिस्टम हो गया जब ट्रेनिंग की बात आएगी. Dash is a list of questions which is completed by the students or by the teachers. तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन की बात आ गई, वहीं से ही आ गया क्वेश्चन मतलब जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट. In the context of प्रथम, which of the following statement is correct? 1994 में एस्टैब्लिश हुआ और बच्चों को, स्लम वाले जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली में एस्टैब्लिश, यानी दिल्ली के स्लम वाले बच्चों की बात हो रही है. तो ये दिल्ली गलत है जी. मुंबई के जो स्लम है वहां पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रथम को एस्टैब्लिश किया गया था. ओके, प्रथम एक एनजीओ है. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट. हाँ, राइट एजुकेशन है तो कैपेसिटीज को डेवलप करेगी, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड देयर हाईएस्ट इंटरेस्ट, समझ पाएंगे अगर सही एजुकेशन है तो. ये दोनों बातें तो सही है, हमसे तो गलत पूछी हैं, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, नीदर वन नोर टू, दोनों ही सही है हमारी. तो इन विच टीचिंग मेथड द लर्नर्स वर्क्स इन अ प्रैक्टिकल वे टू अचीव गोल. ओके, तो लर्नर जो है वो प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, करते हैं काम गोल तक पहुंचने के लिए. प्रोजेक्ट में, वर्कशीट में, प्रैक्टिकल मेथड में या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में? आंसर प्रैक्टिकल मेथड हो जाएगा. प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिकली बाकी मेथड्स आ जाएंगे. ओके, प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि आप देखो ना, डेमोन्स्ट्रेशन में भी सीखते हैं हम, प्रोजेक्ट में भी सीखते हैं, तो ये सारों में भी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक गोल उनको दे रहे हो पर्टिकुलरली, तो प्रैक्टिकल तरीके ही सारे. Education processes are enriched by bringing parents and teachers close, parents closer या teachers दोनों. पेरेंट्स और टीचर्स को आप क्लोज लेके आओगे तो और बेटर जो है बच्चे का आउटपुट निकल के आएगा, राइट. दोनों को पता होगी बच्चे को किस तरीके से संभालना है, ध्यान देना है. इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स पोस्टपोन डिसीजंस व्हेनेवर पॉसिबल. तो लीडर्स जो है डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं, इजी गोइंग पे, लेसेस फेयर पे, ऑटोक्रेटिक पे, डेमोक्रेटिक पे. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड. इसमें थोड़ी ज्यादा ही ढील मिली होती है, ठीक है. ऑटोक्रेटिक में तो वो वहीं की वहीं फैसला ही सुना देगा, डेमोक्रेटिक में आपसे बातचीत करके फैसला हो जाएगा, ठीक है. तो लेस इज फेयर आपका आंसर रहेगा. which with reference to war, which of the following statements is correct? So war की जब बात आ रही है तो it is a visual and bloody projection of people's everyday lives. Exactly, ठीक है, आपको मार्काट नजर आएगी. People start war without changing their daily lives and themselves. तो वो वॉर शुरू कर रहे हैं बिना अपनी डेली लाइफ को चेंज किए. तो चल रही हैं चीजें, सही बात है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है. तो वॉर एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फाइट होगी दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में. वो नेशन के बीच में भी हो सकता है, दो डिफरेंट नेशन के बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो वॉर मतलब सिर्फ वो युद्ध वाली चीज नहीं है, उसके अलावा भी एक एस्पेक्ट है कि आप अपनी लाइफ को नहीं बदल रहे हो, बट आपका एक कॉन्फ्लिक्ट या फाइट वाली चीज चल रही है. Under which section of RT Act 2009 the provision to constitute school management committee. बहुत ये कंपल्सरी किया था, मैंडेटरी किया था इस एक्ट ने कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, और ये सेक्शन 21 में बोला था. तो अब आपको ये याद होना चाहिए, अगर ये गलती से भी रिपीट हो जाए तो. कौन से साल में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था? 2001, 2, 3, 2000. आंसर आपका 2001 आ जाएगा. How can community participation improve education management? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे इंप्रूव करेगा? रेगुलर अटेंडेंस इंश्योर करके, आइडेंटिफाइंग आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट कि आउट ऑफ स्कूल कौन है, देन आपका मॉनिटरिंग टीचर अटेंडेंस. तो टीचर की अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस, सब चीजों को मॉनिटर करके, और जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं क्यों हैं उनको आइडेंटिफाई करने करके, ये चीजें जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प कर सकता है, इंप्रूव की जा सकती है एजुकेशन में. तीनों ठीक है.
डैश हैज द पावर टू क्रिएट इल्यूजन, तो इल्यूजन तो हम दिमाग में क्रिएट करते हैं ना, किडनी हार्ट लंग्स में थोड़ी क्रिएट करते हैं, ठीक है, माइंड। ओके, ओहो, पीटीए की फुल फॉर्म, पीटीए की फुल फॉर्म पूछिए आपसे तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ओके, which of the following is the basic point for the selection of an activity: physical and mental capacity, socio-economic background, students' interest, parents and classmate का attitude. So, which of the following is the basic point of select, कोई भी activity select करना, फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी, देखो स्टूडेंट का इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, पेरेंट्स और क्लासमेट का एटीट्यूड क्या है उस एक्टिविटी के लिए, ओके, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, एटीट्यूड तो ठीक है, चलो क्लासमेट का है, पेरेंट का, वो एक पॉइंट बेसिक बन जाएगा कि आप कोई एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हो या नहीं, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा निर्भर करेगा कि उनका एटीट्यूड कैसा है। किसी किसी के पेरेंट्स को डांस नहीं अच्छा लगता, वो अपने बच्चे को डांस के क्लास में नहीं डालेंगे या डांस के फंक्शन में नहीं डालेंगे, सो वो चीज हो सकती है कि उनका एटीट्यूड मैटर करे। ओके, आपकी फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी कैसी है उस एक्टिविटी के लिए, ये भी मैटर करेगा, ये नहीं मैटर करेगा जी। है क्या ऑप्शन 1 2 4 एक 3 4 का, एक 3 4 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, फिर हम सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 1 3 4 का ऑप्शन होता, क्योंकि हम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को इतना तवज्जो देते नहीं है कि बच्चा सीख पाए, बट अगर वही जैसे मान लो आप कोई एक्टिविटी बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ पैसे लग रहे हैं उसके अंदर, तो वो भी एक मैटर बन जाएगा सोशियो इकोनॉमिक वाला भी। ओके, अगर ऑप्शन में होता तो हम 1 3 4 का सोच सकते, एक बेटर ऑप्शन होता वो। People in this country are delaying in considering education as a profession which requires intensive preparation. Was expressed by which commission? तो किस कमीशन ने ये बोला कि हम एजुकेशन को एक प्रोफेशन की तरह लेना ही चाह रहे, डिले कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने में। जैसे अब हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन अपना एक प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, आप सीखते हो, तो ये बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। Okay, which of the following statement is correct in the context of community mobilizer? Community mobilizer is a person who enhances community participation. ठीक है, कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहा है वो, ठीक है। A teacher can be an effective community mobilizer so as to maximize the utilization of available resources to enhance students learning and achievement। बिल्कुल सही बात है, टीचर जो है वो एक कम्युनिटी मोबिलाइजर का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, तो वो साथ लेके चल सकता है चीजों को, बट हाँ एफर्ट थोड़ा टीचर का ज्यादा लगेगा। तो स्टेटमेंट दोनों अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और सही भी हैं। ओके, which of the following statements is a valid reason for the less significance of work education? Other subjects like mathematics and science required more time due to vast syllabus. Along with the teachers, the parents' attitude towards work education is more depressing. So valid reason क्या है? Work education का less significant होना। तो हम less significant इसलिए भी हैं कि work education में, क्योंकि टीचर्स का छोड़ो, चलो पेरेंट्स का ही एटीट्यूड नहीं है उसकी तरफ। इनफैक्ट टीचर्स का भी है कि अच्छा अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको वोकेशनल एजुकेशन में या वर्क एजुकेशन में डाला जाना चाहिए, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपको हायर एजुकेशन तक भी वो सजेस्ट करते हैं चीजें। ओके, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो हम वर्क एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, तो दोनों चीजें ठीक है। ये भी dash is the outcome, that outcome of physical education program which aims at developing memory, decision making and reasoning। तो ये इमोशनली बैलेंस्ड, मेंटली स्ट्रॉन्ग, सोशली एफिशिएंट या फिजिकली फिट, किसकी बात हो रही है? मेमोरी की बात हो रही है, तो सिर्फ फिजिकली फिट तो नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकली फिट इज द आउटकम ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो आपकी मेमोरी डेवलप कर रहा है, नहीं। फिजिकली फिट आपकी मेमोरी पे फोकस नहीं कर रहा है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे फोकस कर रहा है। सोशली एफिशिएंट नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग इज द आउटकम कि आप मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग सब चीजें अच्छी हो पाती हैं। ओके, which of the following is correct regarding teaching as a profession? It involves specialized skills and training and is not mere regurgitation of subject content। ये क्या होता है भाई? ये तो सर्च करना पड़ेगा, या मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है? नहीं, गड़बड़ तो नहीं लिखा होगा मैंने। रिगर नहीं होता है भाई, तो कुछ तो देखो, एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग swallowed up food again in the mouth। ओके ओके, यानी कि ये जो आपका है
अजीब सी प्रोनाउंसिएशन वाला रिगरगिटेशन, यानी जैसे इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो जाएगा कि वापस से आप बाहर लेके आ रहे हो। दैट मींस जो चीजें, जो सब्जेक्ट कंटेंट आपको सिखाया गया है उसको मगअप करके और उगल देना। सो वो उगल देना ही काम नहीं है इसमें। टीचिंग एज अ प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग दोनों का काम आएगा, ठीक है, ना कि सिर्फ जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको जरूरत आने पे उगल देना। ओके, इट इन्वॉल्व्स कोड ऑफ एथिक्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोफेशन। दोनों चीजें ठीक है जी, ठीक है। सो इसमें स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग है, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट पे उसको रिप्रोड्यूस करने पे फोकस। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। एक नया वर्ड सीखा मैंने भी अभी देखा ये वर्ड, रिगरगिटेशन। नाइस, ठीक है। ये हो गए जी आपके 100 क्वेश्चंस। आपको ये पीवाईक्यूज को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी। कहीं आप सोचे कि बाकी टीचर्स करा रहे हैं या मोक करवा रहे हैं वहां से कर लेंगे, नो। आप DSSB PRT वाले बच्चे जो स्पेशली इनकलकेट लर्निंग से पढ़ रहे हैं, फ्री में सारे के सारे जो आप वीडियोस देख के पढ़ रहे हो या फोकस कर रहे हो कि हाँ ठीक है इसी को एक मेन कंटेंट या सोर्स मान के चल रहे हो, सो प्लीज मेरी क्लासेस को आप जो है क्वेश्चंस में जब तक करा रही हूँ डोंट टेक इट लाइटली। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 2500 2600 या 3000 तक क्वेश्चन अगर 2022 के ही आप कर पा रहे हो सोल्व, मोर देन इनफ हो जाएंगे आपके लिए। हमें पिछले सालों में शायद जाने की भी जरूरत ना पड़े। तो अभी के लिए हमारा फोकस रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी 2022 के क्वेश्चंस फिनिश करें और उसके बाद आपकी जो भी 10 15 20 थियरी क्लासेस होनी है वो क्लासेस आपकी जल्दी रहे। ओके जी, सो डोंट टेक इट लाइटली। जो आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट शॉर्ट आंसर टाइप, उनके नोट्स बना लो ताकि आपको 2 बार से ज्यादा इन क्लासेस को ना देखना पड़े। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Intelcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon with the next class.